हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड फाइन। आज का जो अपना वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री में से चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये 10th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये आज हम इस वीडियो से शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो चैप्टर होगा ये कुछ पार्ट्स में आपके सामने में प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो हर एक पार्ट को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। इसकी वजह से आपको क्या होगा, तो चैप्टर जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, और इन सब की लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस चैप्टर को डिटेल में समझने के लिए। चैप्टर का नाम से हम शुरुआत करेंगे। चैप्टर का जो नाम है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। राइज का मतलब होता है उदय, उसके बाद यूरोप, जो सब जानते हैं कि यूरोप क्या है, तो एक कॉन्टिनेंट है। और एक और टर्म आपके सामने दी गई है, देखो, वो है नेशनलिज्म। मगर नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है, ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझ लेंगे। ओके, इसे हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रवाद। मगर राष्ट्रवाद असल में क्या होता है, ये मैं आपको डिटेल में पहले से बता देता हूं। तो देखिए, इसके लिए मैंने डेफिनेशन लिखी बोर्ड पे, वो पहले समझ लेते हैं। क्या दिया है, देखो, नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ वननेस। नेशनलिज्म क्या है, तो एक वननेस की फीलिंग, हम सब एक है, ये जो फीलिंग है अमंग द पीपल, किस में होनी चाहिए ये वननेस की फीलिंग, तो जो लोग रहते हैं इन अ टेरिटरी, किसी एरिया में, किसी देश में रहने वाले जो लोग हैं, उनके बीच जो एक वननेस की फीलिंग होती है, एकता की फीलिंग होती है, उसे क्या कहा जाता है, तो नेशनलिज्म कहा जाता है, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। ओके, दूसरी डेफिनेशन हमारे पास है, वो है नेशनलिज्म ideology based on the premise that the individual loyalty and devotion to the nation state surpasses other individual or group interest। नेशनलिज्म ये एक तरह की क्या, तो आइडियोलॉजी है, जिसके तहत कोई भी जो इंसान होगा, कोई भी इंडिविजुअल होगा, उसकी जो लॉयल्टी और उसका जो डिवोशन है, उसकी जो समर्पकता है, उसका जो डिवोशन है, उसका जो लॉयल्टी है, वो किसी भी एक देश के प्रति होती है, ना कि किसी इंडिविजुअल के प्रति या फिर किसी भी ग्रुप के प्रति। इनसे ज्यादा उसकी लॉयल्टी जो होती है वो किसके लिए होती है, तो नेशन स्टेट। नेशन स्टेट को हम कह सकते हैं देश के प्रति। ओके, इसे कहा जाता है नेशनलिज्म। तो जो टाइटल है हमारा वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये जो राष्ट्रवाद है, ये जो फीलिंग ऑफ वननेस है जो लोगों के बीच में होती है, ये यूरोप में किस तरह से आई या इसका उदय किस तरह से हुआ, ये पूरा डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, आई होप कि आपको नेशनलिज्म ये जो कंसेप्ट है समझ में आ गया है। तो इसके बाद हम बढ़ रहे हैं अपना जो सेकंड सेगमेंट है, जिसमें हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम एक्चुअल में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रेडरिक सोरियो ने एक इमेज बनाई है जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रही है, कि उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है वो है द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ओके, इस पॉइंट में हम देखेंगे कि फ्रेंच रिवोल्यूशन में क्या हुआ, किस तरह से एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट की गई बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज। ओके, तो और आइडिया ऑफ नेशन किस तरह से क्रिएट हुई और नेपोलियनिक कोड क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे इस फर्स्ट पॉइंट में। ओके, सेकंड पॉइंट जो है वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म किस तरह से क्रिएट हुआ यूरोप में। ओके, जो फीलिंग ऑफ वननेस है ये किस तरह से आई यूरोपियन लोगों में या फिर यूरोप के कॉन्टिनेंट में, ये हम इसमें समझेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी क्या है, वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते थे। ओके, और न्यू मिडिल क्लास कैसे इमर्ज हुआ, न्यू मिडिल क्लास किस तरह से इमर्ज हुआ, कौन से लोग उसे बिलोंग्स करते थे। ओके, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद का जो पॉइंट है वो है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि लिबरलिज्म क्या है। ओके, उसकी मीनिंग समझेंगे और किस तरह से जो लिबरल मिडिल क्लास है उन्होंने लिबरलिज्म या लिबरल नेशनलिज्म को किस तरह से अंडरस्टैंड किया, दो वे से, एक पॉलिटिकल वे और एक इकोनॉमिक वे से। तो वो भी हम यहाँ पे समझेंगे इस पॉइंट में। उसके बाद का पॉइंट जो है वो है थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है और 1815 के बाद जो कंजर्वेटिज्म आया यूरोप में वो किस तरह से आया, ये हम समझेंगे। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो कुछ कंट्रीज है, जैसे कौन सी यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, उन्होंने नेपोलियन को हराया, एक ट्रीटी वहाँ पर हुई। ओके, ट्रीटी ऑफ वियना 1815। और किस तरह से उन्होंने क्या किया, तो जो कुछ चेंजेस नेपोलियन ने किए थे उसे
रिमूव कर दिया और एक कंजर्वेटिव रिजीम या फिर कंजर्वेटिव एटमॉस्फेयर उन्होंने बनाया पूरे यूरोप में, ये हम इस पॉइंट में समझेंगे। ओके, उसके बाद रिवोल्यूशनरीज, अभी बहुत यूरोप तो ये बन गया था यूरोप, उसके बाद है द रिवोल्यूशनरीज, कंजर्वेटिज्म आ गया था यूरोप में, मगर कुछ लोग थे जो इस कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट में थे, मोनार्क के अगेंस्ट में थे, जो चाहते थे कि नेशन स्टेट बने। तो ऐसे जो रिवोल्यूशनरीज है उसमें से स्पेशली ग्यूसेप मैंज़नी, इनके बारे में हम समझेंगे, किस तरह से सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई। ओके, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद रहेगा थर्ड पॉइंट, द एज ऑफ रिवोल्यूशंस, 1830 से लेकर 1848 तक का जो ड्यूरेशन है उसे कहा जाता है एज ऑफ रिवोल्यूशंस। तो क्या हुआ एक्चुअली 1830 में, किस तरह से फ्रांस में रिवोल्यूशन हुआ और उन्होंने मोनार्क को किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया, ये हम समझेंगे इसमें। साथ ही साथ हम देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, इसके तहत ग्रीस किस तरह से इंडिपेंडेंट नेशन बना, ये हम देखेंगे। ऑटोमन एम्पायर से वो किस तरह से अलग हुआ, ये यहाँ पर हम देखेंगे थर्ड पॉइंट में। और 3.1 जो है वो है द रोमांटिक इमेजिनेशन, नेशनल फीलिंग। रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है, किस तरह से आर्ट्स, पोइट्री, उसके साथ साथ स्टोरीज, म्यूजिक, इन्होंने किस तरह से नेशनलिस्ट फीलिंग बनाना, क्रिएट करना शुरू किया था, ये हम यहाँ पे देखेंगे। लैंग्वेज किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, कल्चर किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। पोलैंड का एक एग्जाम्पल दिया है पोलिश लैंग्वेज का, बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है, वो भी हम समझेंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट का जो पॉइंट है वो है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉर्ड। एक इकोनॉमिक हार्डशिप आई थी यूरोप में 1830s में, 1830 से लेकर 1840s में। तो इसकी वजह से हार्डशिप लोग टॉलरेट कर रहे थे, हंगर, खाने की फूड शॉर्टेज हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब सिचुएशन आ गई थी, एक टर्मोइल, ओके, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया था यूरोप में। इसकी वजह से जो कि पुअर लोग हैं, पीजेंट्स हैं, उन्होंने किस तरह से रिवोल्ट किया, ये हम यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद है 3.3 जो है 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, जो लिबरल मिडिल क्लास के लोग, इन्होंने किस तरह से रिवोल्यूशन किया। ओके, लिबरल मिडिल क्लास वाले कौन से लोग, जो प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और प्रॉस्पर्स आर्टिसंस थे, उन्होंने भी क्या किया था, रिवोल्यूशन किया था। वो कहाँ पे किया, उन्होंने जर्मन रीजन में किया। ओके, तो रिवोल्यूशन क्या है ये हम समझेंगे, और किसे उससे सप्रेस किया गया, उससे किस तरह से दबाया गया, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। क्या रीजन्स थे जिसकी वजह से ये रिवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये हम समझेंगे इस पॉइंट में। उसके बाद का जो पॉइंट आता है वो है फोर्थ, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अभी इटली का अब सबसे पहले जो पॉइंट है वो है जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन, क्या आर्मी यूनिफाई कर सकती किसी नेशन को, ये हम यहाँ पे देखेंगे। और इसके लिए जर्मनी किस तरह से यूनिफाई हुआ, ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और जर्मनी यूनिफाई होने के बाद उसका कौन एम्पायर बना, ये भी आप यहाँ पे समझेंगे। और किसने जर्मनी को यूनिफाई किया, ये भी आप समझेंगे यहाँ पर। ओके, इस पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखिए। उसके बाद इटली यूनिफाइड, इटली को किस तरह से यूनिफाई किया गया, ये हम इटली यूनिफाइड में देखेंगे। 4.3 का जो पॉइंट है वो है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अभी ब्रिटेन जो है वो नेशन स्टेट बना, ग्रेट ब्रिटेन, वो किस तरह से बना, उसकी क्या पॉलिसी यूज़ की गई बाय द ब्रिटेन, ये हम यहाँ पे समझेंगे। ओके, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा इस पॉइंट में। और लास्ट के जो 2 पॉइंट है वो है विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशन को किस तरह से विजुअलाइज किया गया। जैसे आप किसी भी किंग को विजुअलाइज करते हैं तो उसकी इमेज बनाई जाती है, मगर नेशन को किस तरह से देखा जाएगा। ओके, आर्टिस्ट लोगों ने क्या यूज़ किया, ये हम समझेंगे। ओके, वे अलग अलग सिम्बोसिस में बताए गए हैं, और देश को क्या क्या था, फीमेल फिगर दी गई है, ये हम यहाँ पे समझेंगे। और लास्ट का जो पॉइंट है वो नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। ओके, नेशनलिज्म का फ़ायदा लेकर किस तरह से इम्पेरियलिज्म शुरू हो गया था यूरोप में, ये भी हम समझेंगे। तो ये सब जो है हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, या फिर इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। आज का जो अपना पॉइंट है वो रहेगा फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, सबसे शुरुआत हम करेंगे फर्स्ट पॉइंट से, जो है द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन से। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत में अगर आपके पास बुक है तो बुक खोलकर आप देख सकते हैं कि चैप्टर की शुरुआत में एक आपके सामने एक प्रिंट है, एक चित्र है, एक पेंटिंग है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है। तो वो उसके बारे में भी आपको क्या हो सकता है, तो बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। तो वो डायग्राम क्या है, सॉरी, वो जो पेंटिंग है वो किसके बारे में है, ये पहले मैं आपको समझा देता हूं। देखो,
ये जो पेंटिंग अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो पेंटिंग है, ये जो प्रिंट है, वो किसने बनाई थी? फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई थी। जो कब बनाई थी? 1848 को फ्रेडरिक सोरियो नाम के जो फ्रेंच आर्टिस्ट है उसने ये पेंटिंग प्रिपेयर की थी। ओके, और ऐसे उसने कितने प्रिंट्स बनाए थे? ऐसे कितने पेंटिंग्स बनाए थे? उसने 4 पेंटिंग्स बनाए थे। सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, 4 प्रिंट्स उसने बनाई, 4 पेंटिंग्स उसने बनाई और उसने एक विजुअलाइज किया किसे? वर्ल्ड को। इसका मतलब उसने उसके नजरिए से दुनिया को देखा। ओके, तो उस जिस तरह से उसने दुनिया को देखा उसी को उसने क्या किया? तो उस पेंटिंग्स में उतारा है। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये पहला पिक्चर है, ये फिर पहली पेंटिंग है उन 4 पेंटिंग में से। नंबर 1 की जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो देखिए, और उसने क्या विजुअलाइज किया था दुनिया के बारे में? जो वर्ल्ड होगा वो कैसा होगा? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये जो पूरी दुनिया होगी वो किस तरह से रहेगी? तो सोशल, डेमोक्रेटिक, ओके, और एक सोशल रिपब्लिक आपको दिखाई देगा पूरी दुनिया में। इस तरह से ड्रीम उसने किया था, इस तरह से उसने विजुअलाइज किया था दुनिया को। ओके, और ये जो पेंटिंग है इसके बारे में अब देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि जो यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, फिर ऑल एज ग्रुप्स, मेन, विमेन और ऑल एज ग्रुप्स, ओके, और हर तरह के सोशल क्लासेस वाले लोग जो है वो क्या कर रहे हैं? तो एक लॉन्ग ट्रेन बनाकर, इसका मतलब है कि एक लाइन में वो चलते जा रहे हैं एंड ऑफरिंग होमेज। होमेज मीन्स रिस्पेक्ट, वो उनकी रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं किसे? तो टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जो स्टैचू दिख रहा है, देखो वो मशाल लिए हुए एक स्टैचू बनाया हुआ है, देखो एक फीमेल फिगर का, तो उससे वो अपना खुद का क्या कर रहे हैं? तो रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं। होमेज मीन्स रिस्पेक्ट दिखाना। ओके, तो इस तरह से ये लोग चलते जा रहे हैं। और अमेरिका और यूरोप के लोग हैं, हर एज ग्रुप के हैं, हर क्लास के लोग उसमें शामिल है। उस पूरी हम उसे क्या कह सकते हैं? तो उस ट्रेन में, या फिर उस ट्रेन में कहने से उस लाइन में जो जा रहे हैं उसमें हर एज के लोग वहां पर है। ओके, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था, ओके, उस दौरान जो उस वक्त के आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या किया था? तो लिबर्टी को, इसका मतलब स्वतंत्रता को क्या किया था? तो फीमेल के तौर पर पर्सोनिफाई किया था। इसका मतलब है कि लिबर्टी को, स्वतंत्रता को फीमेल के तौर पर प्रस्तुत किया था। ओके, तो आप देख सकते हैं कि वो जो फीमेल स्टैचू दिख रहा है आपको, वो लिबर्टी का है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो, जिसको पर्सोनिफाई किया गया है एज अ फीमेल के तौर पर। तो उस स्टैचू में आप देख सकते हैं कि एक हाथ में उस स्टैचू के क्या है? तो द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, एक टॉर्च है जो क्या है? तो इनलाइटमेंट की है। इसका मतलब है कि ज्ञानोदय की वो टॉर्च है। ओके, मशाल जिससे कह सकते हैं, ज्ञानोदय की मशाल है। एंड द चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन द अदर, और दूसरे हाथ में क्या है? तो चार्टर, चार्टर मीन्स घोषणा पत्र है, किसका? तो राइट ऑफ मैन, जो मनुष्य के जो अधिकार है उसके घोषणा पत्र दूसरे हाथ में है। इस तरह से वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप वहां पे देख रहे, स्वतंत्रता देवी की मूर्ति आप देख रहे वहां पे। ओके, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आप क्या देखिए, ये जो मूर्ति दिख रही है आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसके सामने जो कुछ बिखरा हुआ पड़ा है, शैटर्ड मीन्स जमीन पर जो चीजें बिखरी हुई पड़ी है, जिसमें आप क्राउन्स देख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये सिंबॉलिज्म है किसका? तो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का, निरंकुश ऐसे शासन व्यवस्था जो है अभी एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है? कि उस तरह का गवर्नमेंट, उस तरह की सरकार जिस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। ओके, और ये उन दिनों में ये ऐसी व्यवस्था कहां पर थी? तो मोनार्की, जिसे हम कहते हैं राजेशाही जो सरकारें थी, वो एक एब्सोल्यूटिस्ट सरकारें थी। तो वो कैसी बिखरी पड़ी हुई है, और सब जो लोग हैं वो वंदन करते हुए क्या कर रहे हैं? तो उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजर रहे हैं। ओके, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि सोरियो का जो यूटोपियन विजन है, यूटोपियन मीन्स ऐसी समाज व्यवस्था की जो असल में नहीं होती है, एक आदर्श ऐसी समाज व्यवस्था। और जो विजुअलाइजेशन सोरियो ने किया था उसके हिसाब से द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशन। जो लोग हैं इस दुनिया के वो क्या है? तो अलग अलग देशों में बटे हुए हैं, और उन्हें किस तरह से पहचाना जा सकता है? तो देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, उनके जो कपड़े हैं, उनके हाथ में जो झंडे हैं, उनके हाथ के जो नेशनल कॉस्ट्यूम्स है, राष्ट्रीय पोशाक है उनके कपड़े, इसके जरिए हम उन्हें क्या कर सकते हैं? तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा पिक्चर की तरफ देखेंगे, ये जो प्रोसेशन चल रहा है, ओके, तो इस प्रोसेशन में
ओके, इस जुलूस में सबसे आगे आप देख सकते हैं, लिबर्टी के आगे भी जो निकले हैं वो कौन से दो देश है, तो यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड जो है वो स्टैचू के आगे निकल चुके हैं, क्योंकि वो तब तक जो थे नेशन स्टेट बन चुके थे। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं कि फ्रांस जो है उसे किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा, एक रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर उनके हाथ में है, और वो अभी अभी कहां तक पहुंचा है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक पहुंचा है, वो है फ्रांस। और उसके पीछे आप देख सकते हैं कौन है, तो जर्मनी है, और जर्मनी के जो लोग हैं उनके हाथ में कौन सा फ्लैग है, एक झंडा है, वो है ब्लैक रेड और गोल्ड कलर का झंडा उनके हाथ में है। इस तरह से प्रोसेशन चल रहा है, ये जुलूस चल रहा है। सबसे आगे यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड, क्योंकि वो पहले ही नेशन स्टेट बन चुके थे। नेशन स्टेट मीन्स राष्ट्र राज्य, एक देश, ओके, हम उसे कह सकते हैं। और उसके बाद पीछे ही फ्रांस है और उसके पीछे ही जर्मनी है। व्हेन सॉर्यू क्रिएटेड दिस इमेज, जब सॉर्यू ने ये पिक्चर बनाया था, ये पेंटिंग बनाया था, उस वक्त आप देख सकते हैं कि जर्मनी जो था वो एक नेशन स्टेट नहीं था। ओके, तब तक जर्मनी जो था एक यूनाइटेड नेशन नहीं बना था। उनके हाथ में जो झंडा था वो एक क्या बोल सकते हैं, लिबरल होप है। उन्हें एक आशा थी कि जो न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज है, बहुत सारी जो जर्मन भाषा बोलने वाली प्रिंसिपलिटीज में रियासतें हैं, उन्हें साथ में लाया जाए, किसके लिए, नेशन स्टेट बनाने के लिए, और वहां पर क्या किया जाए, तो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया जाए। ये एक हम उसे कह सकते हैं आशा के तौर पर ये जो जर्मन लोग थे उन्होंने वो फ्लैग पकड़ा हुआ था। तब तक जब ये पिक्चर बनाया गया क्या, या फिर हम उसे कह सकते, जब ये इमेज बनाई गई, ये पेंटिंग बनाई गई, तब जर्मनी जो था क्या नहीं था, तो नेशन स्टेट नहीं था। ओके, उसके बाद देख सकते हैं कि जर्मनी की बात कौन से देश है जो उस कतार में है। तो उसके बाद देखो, जर्मनी के बाद देखेंगे आप ऑस्ट्रिया के लोग हैं, उसके पीछे है द किंगडम ऑफ टू सिसिलिस, उसके बाद लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगेरी और रशिया। ये सब देश उसके पीछे उस कतार में चल रहे हैं, और सब जाकर क्या कर रहे, तो वंदन कर रहे किसे, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर से कहाँ से, तो हेवन से, स्वर्ग से आप देख सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट है, सेंट्स मीन्स संत है, और फरिश्ते हैं, वो क्या हो रहे थे, इस सब चीज़ों को ध्यान से देख रहे हैं। ओके, वो जो ये सब सीन को अच्छे से वो निहार रहे, देख रहे हैं। ये जो आर्टिस्ट है इसने इन सब चीज़ों का यूज इसलिए किया है कि वो बताना चाहता है कि फ्रैटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये जो दुनिया भर के नेशन है उनमें क्या होना चाहिए, तो भाईचारा होना चाहिए। इसलिए उसने इन सिंबल्स का क्या किया, तो इस्तेमाल वहां पर किया है। ओके, अब इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि जो कुछ भी विजुअलाइज किया था सॉर्यू ने, उसमें से कुछ मुद्दे भी इस चैप्टर में उठाए जाने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 19th सेंचुरी था उसके दौरान नेशनलिज्म जो था एक ऐसी ताकत बनकर उभरा था, इमर्ज एज अ फोर्स, एक ऐसी ताकत बनकर वो उभरा कि जिसकी वजह से क्या हो गया, तो बहुत सारे इट ब्रॉट, नेशनलिज्म ने क्या लाया, तो बहुत सारे चेंजेस लाए, किसमें, तो पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड में, राजनीतिक और जो कि मेंटल वर्ल्ड है यूरोप, उसमें बहुत सारे चेंजेस लाने का काम नेशनलिज्म ने 19th सेंचुरी में किया था। ओके, इसके बाद आप देखेंगे कि ये चेंजेस हुए पॉलिटिकल और मेंटल, इसकी वजह से क्या बने, तो नेशन स्टेट बने, कहाँ पे, यूरोप में। इसका मतलब है कि जो मल्टीनेशनल डायनेस्टी एम्पायर्स थे, बहुत सारे नेशनल एम्पायर जो थे डायनेस्टिक, उसकी जगह पे आप देखेंगे कि यूरोप में क्या बने थे, तो नेशन स्टेट बने थे। नेशन स्टेट में देश। ओके, ये सब क्रिएट हुए थे बिकॉज ऑफ द नेशनलिज्म। और जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स थे उन्हें वो क्या हो गए थे, टोटली रिमूव हो गए थे। ओके, और एक कल्पना चल रही थी, एक कंसेप्ट और उसका प्रैक्टिस चल रहा था मॉडर्न स्टेट का यूरोप में, जहां पे आप देखेंगे कि एक सेंट्रलाइज पावर होती थी और वो एक सर्टन डिफाइंड टेरिटरी पर कंट्रोल करेगी, और उस हम उसे क्या कह सकते हैं, सेंट्रलाइज पावर है उसके हाथ में सब सोवेरेगी, उसके हाथ में सब कंट्रोल रहेगा उस पर्टिकुलर टेरिटरी का। और ये बहुत समय से ये सब कंसेप्ट जो था यूरोप में चल रहा था। बट अ नेशन स्टेट वॉज वन in which the majority of its rulers came to develop a sense of common identity and shared history। मगर ये जो नेशन स्टेट था उसमें क्या था, तो
मेजोरिटी ऑफ इट्स रूलर के साथ साथ जो कुछ आम लोग हैं वो क्या कर रहे थे, तो एक कॉमन आइडेंटिटी वो साझा कर रहे थे। ओके, उन सबको एक साथ लाने का काम मेजोरिटी किसकी वजह से हो रहा था, तो नेशन स्टेट की वजह से हो रहा था। ओके, ये जो नेशन स्टेट था वो कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा था और साथ ही साथ एक शेयर हिस्ट्री, जो उनकी जो हिस्ट्री है उन्हें साझा करने का काम नेशन स्टेट की वजह से हो रहा था। तो इसका मतलब है कि मॉडर्न स्टेट की से अच्छा भी क्या था, तो नेशन स्टेट था। मॉडर्न स्टेट में जो था तो पावर जो थी एक सेंट्रलाइज पावर बन रही थी, मोनार्की के जैसा ही वही सब डिसीजन लगे। मगर नेशन स्टेट में जो था रूलर जो थे, लोग थे, वे सब एक हिस्ट्री को या फिर एक कॉमन आइडेंटिटी को साझा करने वाले थे। ओके, तो नेशन स्टेट इस वजह से भी वहां बने और उसके लिए जिम्मेदार कौन था, तो नेशनलिज्म ये फीलिंग जिम्मेदार थी या फिर इसकी वजह से क्या बना, तो यूरोपियन कंट्रीज में नेशन स्टेट्स बने। ओके, दिस कॉमननेस डिड नॉट, और ये जो कॉमननेस उनके बीच आ रहा था, लोगों के बीच में, राजास के बीच में, तो ये कॉमननेस जो था डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमॉर्टल्स। बहुत अनंत काल का जो एक कॉमननेस है वो इसमें नहीं था। तो कौन सा कॉमननेस था, इट वॉज फोर्ज थ्रू स्ट्रगल थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स। ये जो कॉमननेस आ रहा था, एकता की फीलिंग, जैसे हम कह सकते कि सिमिलरिटी जो आ रही थी वो किसकी वजह से आ रही थी, तो ये निर्माण की गई थी किसकी वजह से, तो स्ट्रगल्स, लोगों ने जो संघर्ष किया उसकी वजह से ये कॉमननेस आ रहा था। और जो एक्शन लीडर्स ने जो काम किए उसकी वजह से ये कॉमननेस ओके आ रहा था। और कॉमन लोग जो एक आम आदमी है उनके ये सब कामों की वजह से ये कॉमननेस वहां पे क्रिएट हो रहा था। ओके, और नेशन स्टेट बनने की शुरुआत तब से होनी शुरू हो गई थी। ये जो पूरा चैप्टर है वो किस पर प्रकाश डालने वाला है, तो नेशनलिज्म और नेशन स्टेट या फिर नेशन स्टेट किस तरह से बने नेशनलिज्म की वजह से, इन सब चीजों पर ये चैप्टर क्या होने वाला है, तो डिस्कस करने वाला है। ओके, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ओके, ये पॉइंट आज हम समझने वाले हैं। आपको बता दूं कि फ्रांस कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें कहा जाता है फ्रेंच, उनकी भाषा को भी फ्रेंच कहा जाता है। ओके, और नेशन का मतलब होता है देश। ओके, और आप समझेंगे रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है, जैसे डेफिनेशन दी है यहाँ पे, अ फोर्सिबल ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट और सोशल ऑर्डर इन फेवर ऑफ न्यू सिस्टम। क्या करना, तो एक फोर्सिबली क्या करना, तो किसी भी गवर्नमेंट को उखाड़ देना या सोशल ऑर्डर को खत्म करना, किसके लिए, तो इन द फेवर ऑफ अ न्यू सिस्टम, किसी न्यू सिस्टम को इंपोज करने के लिए या फिर उसे शुरू करने के लिए, उसे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। तो यही रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रेंच में। वहां की जो सिस्टम थी, वहां पे जो मोनार्क सिस्टम थी, वहां पे जो सोशल ऑर्डर थी, जैसे कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। ये जो स्टेट सिस्टम थी या फिर जो मोनार्क सिस्टम थी, ओके, एक गवर्नमेंट का जो वहां पे जो गवर्नमेंट चलता था वो मोनार्क चलाता था, उसे उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ। और वो कब हुआ, 1789 को ये रिवॉल्यूशन फ्रांस में हुआ था। और ये जो रिवॉल्यूशन हुआ, इसी रिवॉल्यूशन ने क्या लाया, तो सबसे पहले दुनिया को इंट्रोड्यूस कराया नेशनलिज्म को। इसका मतलब है यहाँ पे दिया है, देखो क्लियर कट, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। जो नेशनलिज्म है ये सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से, कब, 1789 में दुनिया के सामने ये टर्म आई या फिर ये फीलिंग क्या हुई, तो एक्सप्रेस हुई। ओके, इसके बाद दिया देखो, फ्रांस वाज अ फुल फ्लेज। अभी ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने से पहले क्या कंडीशन थी फ्रांस की, तो फ्रांस वाज अ फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट। ये पूरी तरह से फुली फ्लेज, पूरी तरह से फ्रांस जो था ये क्या था, कैसा स्टेट था, तो एक एब्सोल्यूट मोनार्की। इसका एब्सोल्यूट मींस निरंकुश, जिसमें कोई अंकुश नहीं है, जो कुछ भी डिसीजन ले सकता है। इस तरह का जो राजा था उसके अंडर में फ्रांस था। कब, 1789 से पहले। मगर 1789 को जो रिवॉल्यूशन हुआ, इसके बाद क्या हुआ, तो जो पावर थी, ट्रांसफर द सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्क। ये जो पावर, सोवरेनिटी का मतलब यहां पे हम लेंगे पावर, ओके, सुप्रीम पावर जिसे हम कह सकते हैं। ये जो सोवरेनिटी थी ये मोनार्क से कहां चली गई, तो बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। ये आपने सब पढ़ा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर में, थोड़ा सा आप उसे क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। ओके, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का चैप्टर भी मैंने अपलोड किया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं नहीं तो। ओके, तो सोवरेनिटी, इसका मतलब जो पावर थी मोनार्क के हाथ में, वो किसके हाथ में चली गई, तो फ्रेंच सिटीजन के हाथ में चली गई। ओके, किसकी वजह से हुआ ये सब, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से नेशनलिज्म जो है ये सबसे पहले क्या है, तो बाहर आया। ओके, फीलिंग ऑफ वननेस हम जिससे कहते हैं।
ओके, तो सोवेरियनिटी गई मोनार्की के हाथ से निकलकर अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन की जो बॉडी है उनके हाथ में सब सत्ता या सब पावर चली गई थी। ओके, और इसके बाद इट प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड हेंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या किया तो प्रोक्लेम किया मीन्स अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया कि जो लोग हैं फ्रांस के वही क्या करेंगे तो इसके बाद कॉन्स्टिट्यूट द नेशन, वही देश का क्या करेंगे तो गठन करेंगे एंड शेप इट्स डेस्टिनी, और वही क्या करेंगे तो फ्रेंच की डेस्टिनी को क्या करेंगे तो शेप देंगे, आकार देंगे, उसे डिसाइड करेंगे। इसका मतलब कि पूरी तरह से जो फ्रेंच का जो मोनार्क सिस्टम था वो पूरी तरह से लोगों के हाथ में गया था। टोटल चेंज ऑफ पावर यू कैन से, आप उसे कह सकते हैं। जो लोगों ने बॉडी बनाई है उसके हाथ में ये सब चीज़ें चली गई। हमने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट था और इसकी वजह से यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग आई थी। मगर देखा जाए तो यूरोप या फिर फ्रेंच में किस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग आई, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो किस तरह से ये हम सबसे पहले समझेंगे। तो देखिए, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत से ही जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी लोग थे, रिवॉल्यूशनरीज लोग थे, उन्होंने क्या किया तो अलग अलग कदम उठाए, मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस, अलग अलग प्रैक्टिस उन्होंने की, अलग अलग मेजर्स, अलग अलग चीजों को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। किस लिए? दैट टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। किस लिए इन्होंने ये सब चीजें की, किस लिए ये सब कदम उन्होंने उठाए? क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों के बीच में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आए, सामूहिक भावना उनके बीच में आनी चाहिए। ओके, सामूहिक एकता की भावना उनके बीच में आनी चाहिए, इसलिए उन्होंने अलग अलग कदम उठाए। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने ऐसे कौन से कदम उठाए जिसकी वजह से लोगों के बीच में क्या आई तो एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, सामूहिक एकता की भावना उनके बीच में आई। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आ सकता है। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे कि व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। ओके, इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो जो मैं आपको बता रहा हूं ये सब चीजें आपको उसमें लिखनी होगी। तो पहली चीज आप उसमें लिखेंगे दैट इज द आइडियाज ऑफ ला पेट्रा मीन्स द फादरलैंड एंड द ले सिटिजन मीन्स सिटीजन। ओके, पितृभूमि और सिटीजन नागरिक। ओके, एम्फसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी। इसके तहत लोगों के बीच में क्या है तो एक नोशन, एक कल्पना है, किसके लिए तो यूनाइटेड कम्युनिटी, एक यूनाइटेड कम्युनिटी बने। ओके, इंजॉइंग इक्वल राइट्स, और वो जो यूनाइटेड कम्युनिटी है वो इंजॉय करेगी क्या तो इक्वल राइट अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसे क्या मिलेगा तो इक्वल राइट्स मिलेंगे। ओके, उसके बाद दूसरी चीज उन्होंने की, दूसरा कदम उन्होंने उठाया फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने, वो था दे चोज अ न्यू फ्रेंच फ्लैग। उन्होंने नया फ्रेंच फ्लैग बनाया। ओके, और वो फ्रेंच फ्लैग जो था वो ट्राई कलर का था। ओके, एंड इट वाज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। और ये चूज किया गया ट्राई कलर किसके लिए तो जो राजा का जो फ्लैग था उसे रिप्लेस करने के लिए। इसका मतलब कि उन्होंने नया फ्रेंच फ्लैग बनवाया। ओके, बनवाया था। और उसके बाद उन्होंने उसके बाद की जो चीज उन्होंने की, ये सब चीजें हो रही है किस लिए तो अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। ये क्वेश्चन आपको आएगा ही। ओके, तो ये एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने के लिए ये सब चीजें हो रही। तो थर्ड जो चीजें की या फिर रिवॉल्यूशनरीज ने बनाई या की वो कौन सी है तो द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। जो स्टेट जनरल थे उन्हें कौन चुनेगा? एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स कौन होते थे? जो मैन विथ प्रॉपर्टी, मैन ओनली अलाउ वोटिंग राइट्स टू द मैन ओनली। ऐसे मैन मीन्स पुरुष। ओके, ऐसे पुरुष जो जिनके पास क्या तो प्रॉपर्टी है या फिर वो जो टैक्स पे कर सकते हैं या फिर टैक्स पे करते हैं, उन्हें क्या मिलेगा तो वोटिंग का राइट मिलेगा। और वो क्या बनाएंगे तो स्टेट जनरल को चुनेंगे। बाद में इसे क्या घोषित कर दिया गया तो नेशनल असेंबली घोषित कर दिया गया। अंडरस्टैंड? जो चुने हुए लोग उन्हें नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। पार्लियामेंट, जिससे हमारे देश में पार्लियामेंट है उसे तरह उन्होंने भी उसे नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उसके बाद इसकी वजह से सब लोग इकट्ठा होने लगे थे, उनके बीच एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट होने लगी थी। न्यू हाइम्स वर कंपोज, अलग अलग रचनाएं बनाई गई, कविता जिसे हम कह सकते हैं। ओके, अलग अलग कविताएं बनाई गई, अलग अलग रचनाएं वहां पे बनाई गई। ओथ टेकन, शपथें ली गई। एंड मार्टियर कमेमोरेटेड, और जो शहीद हुए हैं उनको भी याद किया जाने लगा, उनका गुणगान होने लगा। ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, और ये सब कुछ हो रहा था किसके नाम पर तो नेशन के नाम पर। अगर नेशन के नाम पर आप नई नई रचनाएं, सपोज आपने क्या हुआ, आपने हमारे हिंदुस्तान का, हमारे भारत माता के लिए कोई गाना सुना आपने, तो डेफिनेटली आप में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग वहां पे क्रिएट हो जाता है। पेट्रोटिज्म ऑटोमेटिकली आप में आ जाएगा,
और उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाई, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ओके, जिसे हम कहते हैं केंद्रीय एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाई। और ये जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो क्या बना रहा था, तो यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन, फ्रेंच में रहने वाले सब लोगों के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ बनाने का काम ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कर रहा था। इस तरह की और भी चीजें उन्होंने की है, किसके लिए, तो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए। इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने अडॉप्टेड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, किसी भी चीज को तोलने के लिए और उसका मेजरमेंट मापने के लिए उन्होंने क्या किया, तो यूनिफॉर्म सिस्टम उन्होंने शुरू कर दी। और जो कस्टम ड्यूटीज थी, आयात निर्यात पर जो टैक्स लगाए जाते थे उन्हें क्या कर दिया गया, तो बंद कर दिया गया। उसका मतलब कि फ्रेंच में आने वाले जो सब भूभाग है उन पर एक ही वेट और मेजरमेंट सिस्टम रहेगा, नापने का या फिर उसे तोलने का एक ही मेजरमेंट, एक ही वहाँ पे क्या किया, तो माप उन्होंने डिसाइड कर दिया गया, ओके। और जो कस्टम ड्यूटीज थी आयात निर्यात में जो उस फ्रेंच में ही, तो उसे बंद कर दिया गया, ओके। उसके बाद दे प्रोमोटेड द फ्रेंच लैंग्वेज एज स्पोकन एंड रिटन, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया बोलने के लिए और लिखने के लिए। और जो रीजनल डायलेक्ट्स थे, क्षेत्रीय जो भाषाएं थी, जिसे हम कह सकते हैं क्षेत्रीय भाषाएं, ओके, तो उन्हें क्या कर दिया, उन्होंने तो डिस्करेज कर दिया, उस पर उन्होंने उसे बंद कर दिया और फ्रेंच लैंग्वेज को ही उन्होंने प्रमोट किया। इससे आप उसके बाद कह सकते हैं कि यही तो क्या बन गई थी, तो फ्रेंच की राष्ट्रभाषा बन गई थी। और ये स्पोकन और रिटन लैंग्वेज कहाँ पे उन्होंने शुरू कर दी, तो पेरिस में शुरू कर दी सबसे पहले, और बाद में यही लैंग्वेज जो है उसे प्रमोट उन्होंने करना शुरू कर दिया पूरे फ्रेंच में, ओके। उसके बाद हम देख सकते हैं कि द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज, ये जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया उन्होंने, कि इट वॉज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन, ये फ्रेंच नेशन का लक्ष्य है, ध्येय है, क्या मिशन है फ्रेंच नेशन का, कि वो क्या करेंगे, तो लिबरेट करेंगे मीन्स इंडिपेंडेंट। किससे इंडिपेंडेंट करेंगे, किन्हें इंडिपेंडेंट करेंगे, तो द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम द डेस्पोटिज्म मीन्स हुकुमशाही, जिसे हम कह सकते हैं जो राजेशाही है यूरोप के दूसरे देशों में, वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उन्हें भी क्या करेंगे, तो लिबरेट करने का काम करेंगे। ये डिसाइड किया था कि उन्होंने, तो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने, ओके। शॉर्ट में आप समझ गए होंगे कि इनका ये चाहते थे कि दूसरे जो देश है वहां पे जो मोनार्क है वो भी क्या होने जाने चाहिए, खत्म हो जाने चाहिए। यूरोप में जो अदर जगह पे मोनार्की वो भी खत्म होनी चाहिए, ये इनका मकसद था। इसके बाद जैसे ही ये चीज क्या हो गई, दूसरे सिटीज में फैली, फ्रेंच के अलावा जो दूसरे सिटीज है वहां पे जब ये बात पहुंची, तब वहां के जो स्टूडेंट्स या फिर अदर मेंबर्स थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो लोग हैं या फिर स्टूडेंट है, उन्होंने क्या किया, तो वहां पे जैकोबिन क्लब्स बनाए। जैकोबिन क्लब्स क्या होते थे, तो ये पॉलिटिकल क्लब जैसे होता था, जो क्या करते थे, जहां पे चर्चाएं होती थी किसके बारे में, जो गवर्नमेंट डिसीजन लेता है उसके बारे में। और मोस्ट ऑफ द जो लोग थे जैकोबिन क्लब में, एक्चुअली जैकोबिन क्लब की शुरुआत हो गई थी फ्रेंच में ही, वहां के लोगों ने इससे शुरुआत की थी। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो था वो उसका हेड था, उसने ही शुरुआत की थी। और वो जो पुअर लोग थे इससे ज्यादा अटैच थे इस जैकोबिन क्लब से। तो इस तरह के क्लब्स भी बनने शुरू हो गए थे, कहाँ पे, उन दूसरे देशों में। किन्होंने बनाया ये जैकोबिन क्लब, तो स्टूडेंट्स और मिडिल क्लास जो लोग हैं, एजुकेटेड मिडिल क्लास, उन्होंने ये बनाए थे। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो स्टूडेंट्स और अदर मेंबर्स है, एजुकेटेड मिडिल क्लास, उनकी जो एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ द इटली इन 1790s। अभी ये जो स्टूडेंट्स थे या फिर जो मिडिल क्लास के, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, इन्होंने जो कुछ एक्टिविटीज की, इसमें का मतलब उन्होंने जो कुछ गतिविधियां की और कुछ कैंपेन चलाए, अभियान चलाए, इसका फायदा किसे हुआ, तो फ्रेंच आर्मीज को हुआ, कि वो इजीली क्या कर सके, तो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड या फिर इटली का जो पार्ट है उसमें वो आसानी से घुस सके। कब, इन द 1790s, 1790 में वो इजीली वो क्या हो सके, तो उन देशों में इंटर हो सके थे। विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी वॉर, जैसे ही ये रिवोल्यूशनरी वॉर शुरू हो गया था, क्रांतिकारी वॉर जिसे हम कह सकते हैं, ये शुरू हो गया था, वॉर में युद्ध, द फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन अब्रॉड। और उसके साथ ही फ्रेंच जो आर्मीज है उन्होंने क्या किया, तो ये जो आइडिया थी नेशनलिज्म की, ये उन्होंने क्या किया, तो अब्रॉड में वो ले गए थे, ओके। इस तरह से एंड नेशनलिज्म की जो भावना है वो दूसरे देशों में भी जाने लगी थी, किसके साथ, तो फ्रेंच आर्मीज के साथ, ओके। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, जैसे हम सब जानते हैं कि जो फ्रेंच आर्मी थी वो क्या हो गई, तो उसके जो आजू बाजू के जो यूरोपियन
कंट्रीज थी जहाँ पे मोनार्की थी, वहाँ पे उन्होंने अटैक कर दिया और उस क्षेत्र को भी उन्होंने क्या किया, तो फ्रांस से जोड़ लिया। उसके बाद फ्रेंच में ऐसी कुछ चीज़ें हुई जैसे कि हम सब जानते हैं, हमने 9th में पढ़ा है कि जिसकी वजह से नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो पावर में आ गया और उसके हाथ में इतना सारा क्षेत्र जो है उसके हाथ में आ गया और उसने उन सभी क्षेत्रों में क्या करने लगा, वो तो सुधारणाएं करने लगा था। ओके, तो सबसे पहले जब वो सत्ता में आया कौन, नेपोलियन, तो उसने क्या किया, सबसे पहले डिस्ट्रॉय किया किसे, तो डेमोक्रेसी को, प्रजातंत्र को उसने खत्म कर दिया और राजतंत्र की शुरुआत कर दी। उसने खुद को मोनार्क घोषित कर दिया था। ओके, और उसके बाद एक सिविल कोड उसने इंट्रोड्यूस किया। ही इंट्रोड्यूस्ड सिविल कोड 1804 को, जिसे बाद में या फिर इसे नेपोलियन कोड से भी जाना जाता है। इस कोड के तहत उसने कौन सी चीजें की, तो इसे कुछ फीचर्स दिए देखो आपको सिविल कोड के। ओके, तो उसमें सबसे पहला फीचर दिया है सिविल कोड के अंडर में, इट रिमूव ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार थे उसे उसने खत्म कर दिया। ओके, सेकंड थिंग उसने की, इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सब एक समान रहेंगे। ये इस चीज पर उसने फोकस किया, ये उसने अप्लाई किया कहां पे, तो फ्रेंच में। उसके बाद सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और संपत्ति रखने का अधिकार भी उसने लोगों को दे दिया था। ये फर्स्ट चेंज उसने किया, ये रिफॉर्मेशन उसने लाया फ्रेंच में। अब ये जो रिफॉर्मेशन लाया उसने, ये सिर्फ फ्रेंच में नहीं लाया, तो जो भी क्षेत्र फ्रेंच के अंडर में आते थे उन सभी जगहों पे उसने ये नेपोलियन कोड को अप्लाई किया, ये सिविल कोड को उसने अप्लाई किया। इसका मतलब कि अगर फ्रेंच की सेना जो है वो जर्मनी में है, स्विट्जरलैंड में है, इटली में है, तो वहां पर भी उसने ये सब जो चीजें वो इम्प्लाई किया, फिर उसने वहां पे इंट्रोड्यूस कराया था। उसके बाद उसने एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बनाए डच रिपब्लिक, इटली और स्विट्जरलैंड में। सब चीजें जो थी वो अच्छी चले, इसलिए उसने प्रशासकीय विभाग वहां पे बनाए। उसके बाद उसने क्या किया, सिविल कोड के अंडर में क्या किया, तो इट एबोलिशेस द फ्यूडल सिस्टम। जो फ्यूडल सिस्टम है उससे उसने नेपोलियन कोड के तहत या फिर सिविल कोड के तहत उसे बैन कर दिया गया, उसे रद्द कर दिया गया। एंड फ्रीड पीजेंट जो थे उन्हें क्या कर दिया गया, तो मुक्त कर दिया गया फ्रॉम द सर्वडम। सर्वडम मींस भूदासत्व, गुलामगिरी से उसने आजादी दे दी, किसे, तो पीजेंट्स को। एंड मेनोरियल ड्यू, जो ड्यू दिए जाते थे, किससे, हम उसे कह सकते हैं लैंडलॉर्ड्स को, जो ड्यू दिए जाते थे, ड्यू जाते मींस फीस दी जाती थी, तो उसे भी उसने कैंसिल करवाया अंडर द सिविल कोड। तो ये सब फीचर्स मैं बता रहा हूं आपको सिविल कोड के। सिविल कोड पर आपको क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए। ओके, और वो बता सकती कि राइट अ नोट ऑन सिविल कोड 1804 या फिर राइट अ नोट ऑन नेपोलियनिक कोड 1804। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है और उसके फीचर्स आपको लिखने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद हम देख रहे हैं कि इट रिमूव्ड गिल्ड सिस्टम। जो गिल्ड सिस्टम था जिससे हम कह सकते हैं मर्चेंट्स का और आर्टिसन का, उसे रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द टाउन एरिया से। और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम जो इसमें इंप्रूवमेंट की गई अंडर द सिविल कोड। ओके, नेपोलियनिक कोड जिसे कहा जाता है। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स थे, न्यू बिजनेसमैन थे, ये इंजॉय कर रहे थे जो न्यू फ्रीडम उन्हें मिला था। ये जब सुधारना हुई थी, इसे इंजॉय कौन कर रहा था, ये सब लोग, पीजेंट, आर्टिसन, वर्कर जो थे या फिर न्यू बिजनेसमैन थे, ये इससे बहुत ज्यादा खुश थे। और साथ ही साथ देखेंगे आप बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स, जो छोटी मोटी चीजें बनाते हैं वो, और बिजनेसमैन जो थे उन्होंने ये रियलाइज किया था कि जो यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए सबके लिए समान कानून, साथ ही साथ स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स, स्टैंडर्डाइज वजन करना या फिर मेजरमेंट करना, नापना और मापना, ये जो स्टैंडर्ड किया था सिविल कोड के तहत। एंड कॉमन नेशनल करेंसी, एक कॉमन नेशनल करेंसी, इन सब की वजह से वुड फैसिलिटेट, इन सब की वजह से क्या हो सकता है कि ये जो मूवमेंट है और एक्सचेंज है किसका, गुड्स का और कैपिटल का, ये आसानी से हो सकता है। ये उन्होंने रियलाइज किया था। ये सब किस लिए हुआ था, ये उन्हें क्यों रियलाइज हुआ, क्योंकि यूनिफॉर्म लॉ है, सबके लिए सेम लॉ, वेट और मेजरमेंट के लिए फिक्स स्टैंडर्डाइज उसे किया गया, और एक हम उसे कह सकते हैं कॉमन क्या थी, करेंसी थी। इसकी वजह से जो चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हो रही थी। ये उन्होंने अच्छी तरह से रियलाइज किया था। ओके, अभी ये सब तो उन्होंने बदलाव किए, ये बदलाव उन्होंने फ्रांस में भी किए, हो रहे थे, नेपोलियन ने वो फ्रांस में भी किए और साथ साथ उन क्षेत्रों में भी किए जहां पे फ्रांस जो था, फ्रांस का जहां पे कब्जा था। मगर इसके बाद क्या हुआ कि जो बाहरी क्षेत्र है वहां के लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, तो नेपोलियन को क्या करना शुरू कर, तो विरोध करना शुरू कर दिया था। ये अब हम समझेंगे।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कुछ क्षेत्र जो थे फ्रेंच आर्मी ने जीते थे और वहां पे नेपोलियन जो वो राज कर रहा था, उन सभी क्षेत्रों में जो लोकल लोगों का, लोकल पॉपुलेशन का जो रिएक्शन था वो मिक्स था। कुछ लोग फ्रेंच रूल के साथ थे, कुछ लोग फ्रेंच रूल के अलग थे। जैसे आप देख सकते हैं कि इनिशियली शुरुआत में मेनी प्लेसेस, जैसे कौन से प्लेसेस, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और साथ ही साथ कुछ सर्टेन सिटीज जैसे कि ब्रुसेल, मेंस, मिलान एंड वर्सो, ये जो कुछ सिटीज है, ये कुछ जो क्षेत्र है, वहां पे क्या किया गया, तो फ्रेंच आर्मी का वेलकम किया गया और उन्हें बुलाया गया एज अ हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी, आजादी देने वाले देवदूत। इस तरह से उन्हें उपमा दी गई कि ये जो आ रहे हैं तो ये कुछ तो भी आजादी ला रहे हैं, लिबर्टी ला रहे हैं। इस तरह से उनका स्वागत किया गया था इन सिटीज में, इन क्षेत्रों में। ओके, ये था इनिशियल रिएक्शन उन लोगों का। बाद में क्या हुआ, जो ये इनिशियल इंथुजियाज्म था, ये जो उनका शुरुआती उत्साह था, वो बाद में बदल गया हॉस्टिलिटी में, दुश्मनी में ये बाद में ट्रांसफर हो गया। इसके पीछे क्या कारण थे, तो ये सब क्लियर हो चुका था। इट बिकेम क्लियर, ये क्लियर था कि जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, ये जो कुछ नई प्रशासकीय सुविधाएं है, डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विथ पॉलिटिकल फ्रीडम। ये जो नई प्रशासकीय व्यवस्था है, ये राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। मुझे राजनीतिक जो स्वतंत्रता चाहिए, पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए, उसके अनुरूप ये प्रशासकीय जो अरेंजमेंट थी या फिर प्रशासकीय व्यवस्थाएं थी वो नहीं थी। इस वजह से एक इनिशियल इंथुजियाज्म था, शुरुआती जो उत्साह था वो बदल गया किसमें, तो हॉस्टिलिटी में, विरोध में। और उसके साथ ही साथ फ्रेंच गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्सेशन लगाए उन लोगों पे, उन क्षेत्रों में सेंसरशिप लॉन्च कर दी, इंपोज कर दी। फोर्स कंस्क्रिप्शन, जबरन भर्ती करने लगी फ्रॉम फ्रेंच आर्मी। इसमें फ्रेंच आर्मी में लोगों को जबरन भर्ती कराया जाने लगा, किसलिए, टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप, जो बचा कुचा यूरोप है उसे जीतने के लिए लोगों को जबरन भर्तियां होने लगी। और ये सब जो था, ऑल सीम टू आउटवेट द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, और ये सब बुरा लगने लगा, ये सब उन्हें अलग लगने लगा, या फिर वो जो परिवर्तन हुए थे, प्रशासकीय परिवर्तन हुए थे, उससे ज्यादा ये नुकसानदेह था। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनिशियल इंथुजियाज्म टर्न हो गया हॉस्टिलिटी में। इस पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट, जो फर्स्ट पॉइंट था, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ये अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।